हेलो बेटा, वेलकम अगेन टू फिजिक्स क्लास ऑन यूट्यूब चैनल विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, और इसमें हम लोग काइनेमेटिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, और इसमें जो है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आज की क्लास में गेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की बेटा अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन की सबसे पहली बात कि अगर उसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट इज, जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक्सीलरेशन को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन टी, टोटल टाइम हमारा लग रहा है ये, तो इसको हम बोलेंगे बेटा एक्सीलरेशन। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो इट्स डायमेंशन m0 LT माइनस 2। ये बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, एक्सेलरेशन के बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा। ठीक है, अब हमने बात की थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज को हम मेज़र करेंगे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बेटा इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या पर्टिकुलर बॉडी के एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेरियस टाइप्स के एक्सेलरेशंस की बात करेंगे, एक्सेलरेशन कब यूनिफॉर्म होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको मैं रेफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। फर्स्ट आपका हो गया यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये मेन बेसिक इसके टाइप्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बेसिस हैं इनके, अगर हम बात करें तो जनरली एक्सेलरेशन, अगर इन सबको देखें, एक इससे पहले दो हमारे टाइप्स और होंगे, एक है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये कांस्टेंट है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट कांस्टेंट। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको चेंज होने में, इसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो हमारा एक टर्म होगा, इसको अगर हम करें यानी कि लिमिटेड वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन टू या फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर देखेंगे तो बेटा इसको हमें क्या बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर जो भी एक्सीलरेशन उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की होगी, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यानी कि अगर हम बात करें एवरेज एक्सीलरेशन की तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी या टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात करें, इसी में अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो इसको बेटा हम लिखेंगे क्या, डी वी बाई डी टी। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं, यही जो हमारा एक फैक्टर आया है डी वी बाई डी टी, इसी को हम बोलेंगे एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यहाँ से हमें उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या उस पर्टिकुलर मोमेंट पर एवरेज एक्सीलरेशन मिल जाएगा। क्लियर? ओके। अब अभी हमने दो बात की थी कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब जो है एक्सीलरेशन, एक टर्म ये भी यूज़ होता है आपका बहुत कॉमनली। यहाँ पे मीनिंग क्या है, नोट, अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, अगर ये पॉजिटिव है, दिस इम्प्लाइज एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर यही चीज़ निगेटिव है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज निगेटिव, और इस निगेटिव एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे बेटा, रिटार्डेशन। ठीक है, इसी निगेटिव एक्सीलरेशन को हम बोलेंगे रिटार्डेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपका रिटार्डेशन। दिस इज द नेगेटिव एक्सीलरेशन, या फिर व्हेन द वेलोसिटी रेट ऑफ व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज निगेटिव। मतलब चेंज निगेटिव होने का सेंस क्या है कि बॉडी की जो है इनिशियल स्पीड कम है, इनिशियल स्पीड जो है उसकी क्या है, ज़्यादा है फाइनल स्पीड के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कि बाद में जो उसके पास स्पीड है उसकी कंपैरिजन में इनिशियल स्पीड जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी या स्पीड, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक। इसके बाद से इसको अगर हम ग्राफिकल मेथड से देखें, यानी कि ग्राफ से इसको देखें कि ग्राफ से इसका क्या मतलब कनेक्शन होता है, यानी कि ग्राफ से हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे, तो आइए देखते हैं ग्राफ से इसको क्या वैल्यूएशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा ये हमने ले लिया x, इधर की तरफ ले लिया t। अगर ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन। यानी कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपका इस तरह से बना हो तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, मतलब जो भी ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि इसका जो भी हम निकालेंगे इसका स्लोप, तो जाहिर सी बात है उस केस में इसके पास क्या होगा, भाई इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसके वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके पास एक्सेलरेशन होगा, यानी कि उसमें चेंज अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ग्राफ इस तरह से दिख रहा है तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन। उसी तरह से अगर हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा जो है कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर? और यहीं पे अगर हम इसको हम बोलेंगे क्या, ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सीलरेशन। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा ग्राफ है दैट इज पोजीशन एंड दिस इज द टाइम। और अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आपकी फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन से हम लोग बेटा क्या समझ में आएगा कि इस स्ट्रेट लाइन, चाहे वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से शुरू हो रही हो, चाहे यहाँ से शुरू हो रही हो, कहीं पर भी इस कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ है तो इस केस में एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे सिचुएशन में आपका एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन या ज़ीरो एक्सीलरेशन के लिए ड्रॉ करना है, तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर हमारा ग्राफ, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे इस ग्राफ की, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप हमें क्या दिखाएगा, एक्सीलरेशन। और अंडर एरिया की अगर हम बात करें तो ये अंडर एरिया हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक तरफ हमारा वेलोसिटी, दूसरी तरफ टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आए, मतलब कि आपको कर्व बनता हुआ दिखे, किसी भी तरह का कर्व हो सकता है, इनवर्ड आउटवर्ड वॉटेवर, किसी भी टाइप का आपको कर्व दिख सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर देखें, यहाँ पे इसका जो स्लोप है बेटा, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ अ टेंजेंट, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक एंगल यहाँ पे होगा। उसी तरह से इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, इसका टेंजेंट ये है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है,
दिस एंगल थीटा 2, यहाँ पे आपका थीटा 1 है। ठीक, इसी तरह से और आगे अगर आप चलोगे, इस पॉइंट पे अगर देखोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दिस इज एंगल थीटा 3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 3। मतलब क्या है, tan थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू tan थीटा 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू tan थीटा 3। मतलब कि स्लोप को हम बेटा m1 से डिनोट करते हैं, यानी कि जो ये स्लोप है इसको हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 इज़ नॉट इक्वल टू m3। मतलब इससे क्या चीज़ समझ में आया कि स्लोप नॉट कांस्टेंट, दिस सिंप्लाइज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब कि ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। चाहे ग्राफ इस तरह से भी हो, कर्व ऐसा भी बन रहा हो, किसी भी तरह का कर्व बन रहा हो, तो इन सभी केसेस में आपका जो है, जैसे यहाँ पर अगर आप स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे ये टेंजेंट, ये थीटा 1, यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, ये आपका हॉरिजेंटल दैट इज़ थीटा 2, इस पॉइंट पे टेंजेंट आपका ये है, तो ये एंगल थीटा 3। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में, ये और ग्राफ देखिए चाहे ये ग्राफ देखिए, दोनों केसेस में स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। दूसरा ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बन सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपको दिख सकती है यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो अगर इस तरह से ग्राफ है, मतलब यहाँ पे हम देखें ये हॉरिजॉन्टल एंगल दैट इज़ थीटा, यहाँ पे भी देखें तो ये और ये पैरेलल, तो ये भी एंगल थीटा। मतलब क्या है, थीटा 1 थीटा 2 इसको हमने नाम दे दिया, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पर टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 और tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। मतलब कि m1 इज इक्वल टू m2। दोनों जगह हमने जो स्लोप फाइंड किया, स्लोप बेसिकली क्या होता है, tan थीटा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट है, दिस इम्प्लाइज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है कि थीटा 1 थीटा 2 यानी कि जो ये एंगल है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल को हम क्या लेते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लेंगे, जैसे कि हम मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ से आप इधर की तरफ बढ़ेंगे, ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है, तो उस उतना ही अगर इधर की तरफ बढ़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे माइनस थीटा। मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मतलब कि यहाँ पे एंगल पॉजिटिव है, और एंगल पॉजिटिव तो tan थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब कि स्लोप पॉजिटिव है। सिंस स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज एक्सीलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्लियर। इसी तरह से और भी सिचुएशंस बन सकते हैं, यानी कि अगर बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमने लिया, और कुछ इस तरह से ग्राफ आपको दिख रहा है। मतलब कि आप जहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एंगल थीटा 1, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एंगल थीटा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 तो होगा, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 भी होगा। मतलब कि m1 इज इक्वल टू m2, मतलब कि यहाँ पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, दिस इम्प्लाइज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी एक्सीलरेशन आपका यूनिफॉर्म है, और एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पे स्लोप क्या है, निगेटिव। स्लोप क्या है, निगेटिव, सो एक्सीलरेशन विल ऑल्सो
एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, कह सकते हैं ये रिटार्डेशन है, दिस इज द ग्राफ फॉर रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के लिए दो केसेस यानी कि दो तरह के ग्राफ होंगे। ठीक है, यानी एक आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक निगेटिव एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, ये बेसिकली इसके दो मतलब आपको एक्सीलरेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि ग्राफ से एक्सीलरेशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि और अभी हमने बताया कि इसके अंडर का जो भी एरिया लेंगे बेटा, जैसे कि मान लीजिए इसके अंडर का हमने एरिया ले लिया, ये वाला नीचे वाला, यहाँ से एक पॉइंट ये है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v0 है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो एरिया होगा ये हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फाइनल है v, तो यहाँ पे जो इसके अंडर का जो एरिया होगा ये एरिया आप जो होगा, अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे तो इसका यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा ये हमारा क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी कोई भी ग्राफ हो, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसके अंडर का, उसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आई थिंक एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, जो भी हमने इंस्टेंटेनियस के लिए बात की थी कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके कैसे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो, जैसे मान लीजिए velocity of a body varies with time according to following expression v is equal to 2t cube plus 3t square plus 2t plus 1। ये कंडीशन आपको दिख रहा है। फाइंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ पे बेटा एक्सीलरेशन की हमने बात किया था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। तो यहाँ पे d/dt ऑफ 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 2 जा 6 और t की पावर 1 कम हो जाएगी, t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, t की पावर 1 कम हो जाएगी, यहाँ पर 1 इंटू 2, पावर क्या 1 है, नीचे आएगा 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, और t की पावर क्या आ जाएगी, 1 था तो 1 से 1 कम होगा तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, दैट इज़ 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, t की पावर 0 का मतलब 2 लिख सकते हैं। तो एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज इक्वल टू dv/dt एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज इक्वल टू, इसी एक्सप्रेशन में लिखेंगे t जहाँ है वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्या जाएगा, 6 इंटू 25 प्लस 30 प्लस 2। अगर ये मान लीजिए मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो यहाँ पे 25 6 150 प्लस 30 प्लस 2, ये हो जाएगा 182 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर, दिस विल बी द
आंसर। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स मिलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे, और हम लोग जो है इस मेथड से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके डेरिवेशन भी देखेंगे। कौन से मेथड से? इंटीग्रल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। दोनों मेथड जो है हम लोग सीखेंगे कि इन दोनों मेथड से इसका डेरिवेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।